हेलो एवरीवन, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ को। कल हमने और लास्ट वीडियो में हमने करा था 10th चैप्टर क्लास 12th का ऑर्गेनिक का ये पोर्शन है, जिसमें हम कर रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हेलो एल्केन्स की और हेलो एरीन्स की हमने कर ली थी। आज हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमारा टॉपिक करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मतलब हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का हम फॉर्मेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, किन किन डिफरेंट मेथड्स है और उनमें भी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करने वाले हैं, साथ साथ कौन कौन सी कंडीशंस हम यूज़ करेंगे उनको भी पढ़ेंगे। तो एक एक लाइन और एक एक जो रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एलो एल्किन्स की फॉर्मेशन करेंगे अल्कोहल से। ये फर्स्ट ये दे रखा है अल्कोहल्स, ठीक है, अल्कोहल से करते हैं हम। तो इसमें देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या है, रिप्लेस कर सकते हैं। जो OH ग्रुप है इसको हम किसी हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग सम हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड वगैरह, फॉस्फोरस हैलाइड्स यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे इसमें करा है, नीचे वाले में PCl5 में करा है। और थायोनिल क्लोराइड का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ सोर्सेज जिनसे हम हेलोजन यूज़ करके जो फिनोल में से अल्कोहल वाला पोर्शन है उसको रिमूव करके उसकी जगह हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसमें एक ये लाइन बता रहा है कि जो हम थायनिल क्लोराइड लेंगे वो बाकी इम्पोर्टेंट हो जाता है बाकी सबसे एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि देखो इसमें जो फॉर्मेशन होगी वो SO2 और HCl गैस की फॉर्मेशन होगी, और ये दोनों ही क्या है, गैसेस हैं। तो ये क्या है, रिमूव हो सकती है आराम से। हम किसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं किसी चीज़ का, हमें लेबोरेटरी में कोई चीज़ का फॉर्मेशन करना, कोई चीज़ बनानी है, तो हम क्या करते हैं, किसी फैक्ट्री में या कहीं भी आप ऐसी चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे ना जिसका बाई प्रोडक्ट्स कम हो और जो काफ़ी इजीली सेपरेट हो सकते हैं। तो जिस मेथड में जिस भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म में ऐसी प्रोडक्ट्स में हमें मिलते हैं जिसमें हमें कोई गैस मिलती है या साइड प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली रिमूव कर पाते हैं, हम उस रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। तो जब थायोनिल क्लोराइड को हम यूज़ करते हैं तो हमें गैसेस मिलती है, जैसे SO2 हो गया, HCl हो गया। दोनों गैसेस क्या है, ईजिली एस्केपेबल हैं, ईजिली हम इसको रिमूव कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए थायोनिल जो क्लोराइड है इसका यूज़ अच्छा बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स विद HCl। एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें, जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है ना उसको हमें फॉर्मेशन मतलब उसमें सब्स्टिट्यूट हेलोजन सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें बीच में कोई कैटलिस्ट वगैरह या इन सब कंडीशंस की ज़रूरत होगी, जैसे इसमें H2SO4 है या जिंक क्लोराइड है। जबकि जो टर्शरी अल्कोहल है ना उसको नॉर्मली शेकिंग से ही हम फॉर्मेशन कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड का। तो इसलिए एक नीचे देखो यहाँ पे एक ये ऑर्डर दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विद गिवन हेलो एसिड। तो सबसे पहले क्या है, प्राइमरी टर्शरी रिएक्ट करेंगे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि टर्शरी में 3 सब्स्टिट्यूशन है और ये इसमें अपना वो R से अपना +I से डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे प्लस जो कार्बोकेटाइन होगा काफ़ी स्टेबल हो जाएगा और वो सब्स्टिट्यूशन जल्दी करेगा। तो ये जो चीज़ है ये हम आगे समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो। जो टर्शरी अल्कोहल है और फिर सेकेंडरी और प्राइमरी ऐसे रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है इनका, ठीक है। तो एक दो मेन बात हमने पढ़ी कि जो एक तो पढ़ी हमने थायोनिल क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं तो बाकी के पेयर में अच्छा होता है क्योंकि इसमें गैसेस का फॉर्मेशन होता है जो एस्केपेबल है। दूसरा टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का ऑर्डर हमने देख लिया, टर्शरी फिर सेकेंडरी और प्राइमरी, तो ऐसे फॉर्मेशन होता है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हम OH को सब्स्टिट्यूट करके किसी हेलोजन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये था फर्स्ट जो हम अल्कोहल से यूज़ करते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि इसमें हम जो एरीन्स होते हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते, जो मतलब ऐसे रिंग वाले अल्कोहल्स या फिनोल्स वगैरह होते हैं उनमें से हम OH को सब्स्टिट्यूट नहीं करा सकते। ये देखो लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, तबो मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन, जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है फिनोल्स में वो पार्शली डबल बॉन्ड होता है रेजोनेंस के कारण, और इसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो जो नॉर्मल फिनोल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के फिनोल नॉर्मल जो लॉन्ग चेन्स होती हैं, सिर्फ उनमें से हम OH को सब्सटीट्यूट करा के हेलोजन जोड़ सकते हैं। हम ऐसे एरीन्स वाले को यूज़ नहीं कर सकते। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना एरीन्स और एल्केन्स में क्या डिफरेंस होता है, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस पैराग्राफ में से अल्कोहल वाले टॉपिक से। नेक्स्ट है हम हाइड्रोकार्बन से कैसे फॉर्मेशन करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन से तो फॉर्मेशन का एक सिंपल मेथड है जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, लेकिन ये मेथड इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें ना हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वो रिएक्शन स्पेसिफिक हमारे लिए अच्छी होती है जो पर्टिकुलर मेजर प्रोडक्ट देती हैं, और जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनको हम इजीली सेपरेट कर पाते हैं। लेकिन हेलोजिनेशन रिएक्शन में देखो जैसे ये करा रखी फ्री रेडिकल में क्लोरीन और यूवी लाइट का यूज़ करके फ्री रेडिकल से प्राइमरी भी बन रहा है, सेकेंडरी और कई जगह टर्शरी भी बनेगा। तो मल्टीपल प्रोडक्ट हमें मिलेंगे जिनको सेपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ की इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ होंगी, और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले कंपाउंड को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम अवॉइड ही करते हैं जो हमारा हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो लेकिन एक मेथड है इसलिए हमने इसे पढ़ लिया है। सेकंड, एल्कीन से हम कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, नॉर्मल हाइड्रो एल्कीन से हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको क्या है, जैसे कि एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एसिड्स जो क्लोराइड है हेलो एसिड्स है उनको यूज़ करेंगे नॉर्मल, और फिर हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो इसमें भी हमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। हाँ, मेजर और माइनर का, ये देखो मार्कोनी के रूल्स का इसमें लिखा हुआ है। तो हम क्लास 12th का ही पढ़ रहे हैं, तो शायद मैंने आपको मार्कोनी के रूल्स के बारे में बताया नहीं है, तो मैं बता दूं। मार्कोनी रूल क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन हम करा रहे हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे आयोडीन आएगा तो आयोडीन को हम इस कार्बन पे भी ऐड कर सकते हैं और इस कार्बन पे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इन दोनों में किया हुआ है। लेकिन देखो एक के नीचे माइनर लिखा है, एक के नीचे मेजर लिखा है। तो मेजर हम उसको कहेंगे जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो मतलब ये बीच में कार्बन है, इसकी इस साइड भी कार्बन है और इस साइड भी कार्बन है, मतलब ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है कंपेरेबल। तो हमारा जो इनकमिंग हम उसको ये बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल है, या हमारा जो इनकमिंग ग्रुप है वो उस तरफ ऐड होगा जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा कार्बन का। तो ये सेकेंडरी जो फॉर्मेशन होगी सेकेंडरी कार्बन हेलोजन की अल्काइल हैलाइड्स की, वो हमारा मेजर होगा एज कंपेयर टू ये जो हमारा ये प्राइमरी बन रहा है। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, हेलोजन को ऐड करेंगे, जैसे कि उसमें तो हमने हेलो एसिड को यूज़ करा था, ये देखो यहाँ पे HI है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट हेलोजन का ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन CCl4 टू एल्कीन रिजल्टिंग डिस्चार्ज ब्राउन। तो ये देखो इसको ब्रोमिनेशन भी कहते हैं, और ये एक टेस्ट होता है। तो जो ब्रोमीन होता है वो ब्राउन कलर का होता है, और इसके साथ ये कंपाउंड भी है। तो अगर इसको ब्रोमीन इसमें ऐड करते हैं तो जो ब्रोमीन का कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन इनके साथ सब्स्टिट्यूट होके विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक कलरलेस कंपाउंड होता है। तो ये एक डिटेक्शन टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिटेक्ट करने में यूज़ होता है। तो अगर वो डबल बॉन्डेड है तो पहले वो कलर जो ब्रोमीन का कलर है वो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो और विसिनल डाइब्रोमाइड का इसका फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है हेलोजन एक्सचेंज। यहाँ भी हम हेलोजन को ही यूज़ करेंगे। तो इसमें लेकिन हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होगा, आपके पास नॉर्मल हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट पहले से ही अल्काइल हैलाइड होगा, और इसी को हम जो इसकी हेलोजन है किसी दूसरे हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस चैप्टर की फर्स्ट नेम रिएक्शन मिल रही है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें हम NaI को हम ड्राई एसीटोन में यूज़ करेंगे, और इसका जो गिवन हेलोजन है अल्काइल हैलाइड की उसके साथ सब्स्टिट्यूट करके I खुद ऐड हो जाएगा और अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन करेगा। तो ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। मैंने रिएक्शन को ऐसे याद करा है इफ़ से, मतलब अगर आयोडीन है तो फिंकलस्टीन रिएक्शन होगा। इफ़ जो वर्ड होता है ना उससे हम याद रख सकते हैं कि इफ़ मतलब ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो नॉर्मल सीधा सा सब्स्टिट्यूशन है, कुछ ज़्यादा मैकेनिज्म है नहीं इसमें, तो इसको याद रख लेना।
दूसरा इसमें लास्ट में देखो एक पॉइंट मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइनें क्वेश्चन बन जाती हैं, और जो लास्ट में ये छोटा सा लिख जाते हैं ना लास्ट में किसी कोने में, उन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। देखो जब यहाँ पे पेज खत्म हो रहा है, लेकिन जो लास्ट लाइन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट कंप्लीट बाई हीटिंग ऑन एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड। ठीक है, जैसे कि AgF H2OF और ये, इससे भी एक नई रिएक्शन होगी। अब फिर से हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, लेकिन मेरे लिए क्या ले रहे हैं, अल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड। उसको अगर AgF के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो वो सब्स्टिट्यूट करके जो फ्लोरीन है वो यहाँ लग जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन कर ली है अभी तक हमने, फिंकलस्टेन और स्वार्ट्स रिएक्शन। बार बार इनको रिवीजन करते रहना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। रिएक्शन दे देंगे, पूछ लेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन कौन सी है, या फिर ऊपर स्वार्ट्स रिएक्शन दे देंगे और नीचे डिफरेंट 4 अलग अलग रिएक्शन हो जाएंगे, इनमें से पूछ लेंगे एग्जाम्पल कौन सा है। सीधे क्वेश्चन आते हैं उठ के। तो दोनों नेम रिएक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, तो अभी हमने हेलो एल्कीन्स की फॉर्मेशन का पढ़ लिया है। 2-3 ही मेथड है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मोटा मोटा अल्कोहल से यूज़ करेंगे हम फॉर्मेशन, मतलब अल्कोहल से फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन हम इसमें हेलो एरिन्स फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी। दूसरा थी टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी वाली बात, और SO2Cl वाली बात। ठीक है, फिर उसके बाद ये था हाइड्रोकार्बन से, जो कि नॉर्मल हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल वाली है, वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन एल्कीन से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसमें भी हम मार्कोनिक रूल वाला जो फैक्टर था वो इम्पोर्टेंट आ जाता है कि मेजर क्या होंगे, जो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे वो ज़्यादा प्रीफर करेंगे हम। उसके बाद था ये हेलोजन एक्सचेंज, इससे हमने 2 रिएक्शन पढ़ी, एक फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन। तो अभी तक जितना भी पोर्शन पढ़ा है इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाला भी इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ एनसीईआरटी स्पेसिफिक थोड़ा सा ही डाटा होता है, लेकिन एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। अब हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन देखते हैं। हेलो एरिन्स का नाम आते ही सबसे पहला मैकेनिज्म आ गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू हम इसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो नॉर्मल हमने एक हेलो एरिन दिया हुआ है, यहाँ पे हेलोजन लेंगे हम, डाई हेलोजन, और उसमें आयरन के प्रेजेंस में और डार्क उसमें आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं हम। आयरन क्लोराइड भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है। ठीक है, तो उसको फिर हम जब सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएंगे, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये 2 आइसोमर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो इसका मैं छोटा सा मैकेनिज्म करा देती हूँ कि देखो यहाँ पे जैसे कि ये है, यही है जैसे ये दे रखा है, लेकिन यहाँ पे Fe और FeCl3 है ना, तो FeCl3 और Fe यहाँ पे क्या है, Cl3 एज ए लेविस एसिड यूज़ करेंगे। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये जो डाई हेलोजन होगी, तो यहाँ पे डाई हेलोजन को मतलब मैं एक बार ये मैं क्लोरीन मान लेती हूँ, तो ये 2 क्लोरीन हैं, तो ये डिवाइड हो जाएंगी अलग अलग क्लोरीन में। तो एक क्लोरीन पॉजिटिव और एक क्लोरीन नेगेटिव बनेगा। ठीक है, जो क्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव या क्लोरीन एनायन मैं जिसको बोलूँ, ये क्या है, ये FeCl2 के साथ चली जाएगी, FeCl3 के साथ सॉरी, तो यहाँ पे जाके FeCl4 का फॉर्मेशन कर लेगी। थोड़ा सा वो हो गया रफ सा, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से इरेज करके। देखो, जो डाई हेलोजन है वो ब्रेक हो जाएगी एनायन और कैटायन में। ठीक है, और उसके बाद जो एनायन है वो तो Fe या FeCl3 यहाँ पे दिया गया है, या इसकी जगह हम एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले लेंगे। ये क्या है, लेविस एसिड होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो एक जो क्लोरीन इनके साथ जाके ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा FeCl4 और यहाँ पे एल्यूमिनियम Cl4। और जो दूसरा एक हेलोजन बचेगा, जैसे मैंने क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया था, क्लोरीन पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि इसको हम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं ऑर्थो और पैरा फॉर्मेशन करते हैं, उसमें हमारा जो वो क्या होता है, बीच में कौन सा उसकी फॉर्मेशन होगी, जो हमारा बीच का कैटलिस्ट बनेगा वो कौन सा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोरोनियम आयन के थ्रू इसकी फॉर्मेशन होगी। अब जो ये Cl3 पॉजिटिव है, ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, और ये अटैक करके यहाँ पे क्लोरीन ऐड होके यहाँ पे क्या है,
पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी और वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल कर लेगा अपने आप को। और पॉजिटिव आयन को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ से एक हाइड्रोजन को भी साथ में रिमूव करना पड़ेगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म किसी मैं दूसरी रिएक्शन में वीडियो में कराऊंगी, जहाँ मैं सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये सारे मैकेनिज्म कराऊंगी। तो अभी के लिए यही समझ लो, यहाँ से जो क्लोरीनियम आयन है वो अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन वाले जो हमारे प्रोडक्ट होंगे वो मेजर होंगे। ठीक है, ऐसे ही आयोडीन का वगैरह का यूज़ करता है, HNO3 वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और नेक्स्ट हमारी एक नेम रिएक्शन फिर से आ गई है यहाँ पे, वो थी प्रिपरेशंस में, और यहाँ हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन में है, वो हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में थी। तो ये काफ़ी फेमस रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, हम एक अमीन यूज़ करेंगे और इसको ट्रीट करेंगे हम सोडियम नाइट्राइट के साथ। ये है NaNO2 हमारा सोडियम नाइट्राइट, इसके साथ हम इसको ट्रीट करेंगे। तो ये क्या है, डायोजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ज़्यादा मैकेनिज्म में नहीं जाते, वैसे भी क्वेश्चन आता है। तो बस ये क्या है, हमारा डायोजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होती है, किस में होती है, सैंड मेयर रिएक्शन में। यह है डायोजोनियम साल्ट, जिसमें एक हेलोजन लग जाएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके। ठीक है, एक नाइट्रोजन यहाँ से आएगा और हेलोजन यहाँ से आएगा। ठीक है, जब डायोजोनियम साल्ट को हम क्यूप्रिक हैलाइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ये N2 का भी यहाँ से रिमूवल हो जाता है और हमें अपने लास्ट में क्या मिल जाएगा, एराइल हैलाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये फेमस रिएक्शन है, थोड़ा सा इसको याद रख लेना। ये रहा, मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायोजोनियम साल्ट को हम क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिप्लेस कर देंगे और हमारा एराइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इम्पोर्टेंट जो मेन बात जो है, क्वेश्चन बनाने वाली बात जो है वो यहाँ लिखी हुई है, ये देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ डायोजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। जब हम यहाँ पे तो अगर कोई और हेलोजन है जैसे क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम कराएंगे तो हमें क्यूप्रस हैलाइड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आयोडीन को हमें सब्सटीट्यूट कराना है तो क्यूप्रस हैलाइड की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और N2 गैस भी रिलीज हो रही है। तो ये एक अच्छा मैकेनिज्म है। तो देखा, छोटी सी लाइन थी लेकिन इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन, 3 रिएक्शन हमें याद हो गई हैं, फिंकलस्टेन, स्वार्ट्स और सैंडमेयर। फिंकलस्टेन्स में हम NaI को यूज़ करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन में AgF या ये SF वगैरह जो फ्लोरीन के एजेंट होते हैं उनको यूज़ करते हैं, और सैंडमेयर रिएक्शन में हम डायोजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और कॉपर क्लोराइड की। बार बार इन चीज़ों को मेरे साथ रिपीट करते रहे, यही याद हो जाएंगी। 3 नेम रिएक्शन हमें याद हो गई है। ठीक है, ये रिएक्शन ये देखो, ये अच्छा, तो एग्जांपल ये हैं, एग्जांपल देख लो। जैसे कि फर्स्ट में क्या है, HBr ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, जो ध्यान देने वाली बात है कि HBr ऐड किधर हो रहा है, इस साइड हो रहा है या इस साइड। तो देखो मैंने जैसे बताया था मार्कोनी के रूल से, जो मोर सब्स्टिट्यूट साइड है वहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो सिंपल एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इधर भी मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इधर ऐड हो जाएगा ये, जैसे ये है। लेकिन लास्ट वाले में क्या है, इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड दे रखा है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक रूल लगता है और ये ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा। तो देखो ये 2 ना भी याद रहे, लेकिन थर्ड वाला क्वेश्चन एक्सेप्शन चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है और एक्सेप्शन चीज़ सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाती है। तो जहाँ पेरोक्साइड और HBr लिखा होगा तो वहाँ देख लेना सब्स्टिट्यूशन क्या है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन का। ठीक है, एक ये टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं बता देती हूँ। ये क्या कह रहा है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। जब एल्कोहल्स को हम रिएक्ट कराते हैं KI के साथ तो हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो क्या करेगा, ये बिल्कुल आयनिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या I2 गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी, ना कि जो ये आयोडीन है यहाँ जाके यहाँ पे लगेगा, अल्कोहल को रिमूव करके खुद नहीं लगेगा, बल्कि I2 की फॉर्मेशन हो जाएगी इससे बेटर के लिए। तो I2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, हमें चाहिए अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल आयोडाइड चाहिए, लेकिन वो आपस में ही आयोडीन प्रेफर करेगा बनाना, तो ये अच्छी रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर डेरिवेटिव्स वगैरह की फॉर्मेशन है, ये लिख लेना। ये रिएक्शंस मैं करा देती हूँ क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और देखो अभी हमने फर्स्ट में करा था ना कि नॉर्मल जो अल्कोहल्स होते हैं
उनको हम SOCl2 वगैरह के साथ रिएक्ट कराते हैं। देखो जो वो मैंने बात करी थी ना, वो एरीन्स की करी थी, मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करी थी कि OH से जो रिमूव नहीं होगा। ये नॉर्मल ये है तो इसको रिमूव कर देगा और यहाँ पे खुद क्लोरीन लग जाएगा OH को हटा के। तो फर्स्ट का तो आंसर ये हो जाएगा। सेकंड है NO2 क्या है, एक विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसको वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। तो ये ब्रोमीन प्लस जो ब्रोमीन आयन यहाँ बनेगा, ब्रोमोनियम आयन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा एक हाइड्रोजन को हटा के। ठीक है, थर्ड वाले में तो सीधा नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है, OH को हटा के यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। ये देखो फोर्थ वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आयोडीन क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना तो यहीं पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आयोडीन ऐड हो जाएगा। ऐसे कुछ CH3 है यहाँ पे और यहीं पे आयोडीन लग जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ है CH3CH2Br। ये भी क्या है, हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन जो मैंने पढ़ाई थी वो है। यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा और यहाँ पे आयोडीन ऐड हो जाएगा और ये तो हमारा वो है ब्रोमिनेशन जो फ्री रेडिकल से कराएंगे। तो यहाँ से डबल बॉन्ड रिमूव हो गया, यहाँ पे खुद एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो 6 के 6 एग्जाम्पल यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो अभी तक हमने हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स पढ़े हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली क्या आता है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आ जाते हैं। तो सबसे पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ही पढ़ते हैं। तो मोटा मोटा मैं बता दूं, पहले तो क्या है, ये देखो ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड जो नॉर्मली ये हैं जो हल्के हल्के हैं, मतलब छोटे छोटे हैं, ज़्यादा लॉन्ग चेन नहीं है, वो क्या है जनरली गैसियस फॉर्म में रहते हैं। और बाकी जो हायर मेंबर्स होते हैं इनके वो लिक्विड्स और सॉलिड की फॉर्म उसमें रहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें जनरली ये क्या है, ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। पिछले वीडियो में भी बताया था कि CX बॉन्ड जो X है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन पे भी, इसलिए ये पोलर बन जाते हैं नेचर में। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि जैसे जैसे हाइयर उसमें ब्रांचिंग बढ़ती जाती, कार्बन ऐड हुआ जाता है तो वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। जैसे कि एक 3 कार्बन वाला ब्रोमीन लगा हुआ है या फिर 2 वाला लगा है तो इस वाले की जब बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेबल इससे ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे हेलोजन की सब्स्टिट्यूशन बढ़ती जाएगी, मतलब अगर एक पे 3 कार्बन है और 1 ब्रोमीन लगा हुआ है और 3 कार्बन ही हैं और उस पर 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं तो जो 2 ब्रोमीन वाला है इसकी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये था सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन का कह रही हूँ, ये ब्रांचिंग वगैरह का इसमें थोड़ा सा रोल था। दूसरा है ये देखो, एक ये ऑर्डर देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो RI, RBr और RCl, RF ये हैं क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। क्योंकि आयोडीन इसमें देखो रीच रीजन भी लिखा है, दिस इज़ बिकॉज विद द इंक्रीजिंग इन साइज, जैसे जैसे साइन इंक्रीज होगा हेलोजन का, मास ऑफ हेलोजन एटम, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरफॉल्स इंक्रीज, वंडरफॉल्स फोर्सेस का मास इंक्रीज होगा, इसलिए वो ये ऑर्डर हो जाएगा। देख तो ये ऑर्डर याद रख लेना। दूसरा जैसे कि मैं बता रही थी, कार्बन कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ये देखो यहाँ पे 400 के करीब आ गया है, यहाँ पे 2 कार्बन था तो थोड़ा कम था ये। तो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन होता जाता है, ब्रांचिंग होती जाती है, वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तीसरा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। देखो सीधा सीधा दिख रहा है, तो जो प्राइमरी वाला है उसका क्या है, ज़्यादा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग कार्बन चेन है, इसको तोड़ने में ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ से तो ब्रोमीन आराम से चला जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा जो कि कार्बोकेटाइन है, काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। तो ये इजीली यहाँ से रिमूव होना चाहेगा, तो यहाँ से हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऑर्डर हमारा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थो, पैरा और मेटा वाले की। तो इसमें क्या है, जो पैरा वाला है वो ऑर्थो और मेटा वाले से ज़्यादा है। देखो यहाँ पे डाटा से ही देख लो, या 453 लिखा है, या 446 और 448, और यहाँ पे 256, 249 और 323। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ज़्यादातर पैरा वाला ज़्यादा डोमिनेट होता है, फिर ऑर्थो वाला
और फिर मेटा वाला। तो ये इनका ऑर्डर हो जाता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। जैसे लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट्स आइसोमेरिक डायबेंजीज आर वेरी नियरली सेम। लेकिन जैसे क्या है, द पैरा आइसोमर्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू देयर ऑर्थर मेटा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ना तो सेम सा ही होता है, ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि ये क्रिस्टल फील्ड लैटिस एनर्जी के कारण होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाटा है, बेसिक से डाटा याद ना रहे कि 323 है 250 से, लेकिन इनका कंपेरिजन तो हमें याद होना ही चाहिए। डेंसिटी देखो, डेंसिटी भी यही है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, देखो जैसे आयोडीन है, आयोडीन का क्या है, साइज़ बड़ा है, फिर ब्रोमीन है, क्लोरीन है, वैसे वैसे नीचे जाते वक्त डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये क्या कंपाउंड करेगा, फॉर्म, ये ऐसे ही देखो जिसमें अगर 2 हेलोजन है तो कम है, फिर 3 हेलोजन है तो थोड़ा ज़्यादा, और 4 हेलोजन लगी हुई है ये। तो मतलब देखो, एक तो अगर अलग अलग हेलोजन्स की हम बात करें तो इनका ऑर्डर हो जाएगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन डेंसिटी में। ठीक है, लेकिन एक ही हेलोजन की बात करें तो नंबर ऑफ हेलोजन्स पे ये बात डिपेंड करती है कि ज़्यादा हेलोजन्स होंगे तो ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम रहता है। मेल्टिंग पॉइंट का मैंने बता दिया, पैरा वाला ज़्यादा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में हम बात करें तो प्राइमरी ज़्यादा, सेकेंडरी कम, फिर टर्शरी, और ये डेंसिटी का ऑर्डर था। और सोल्यूबिलिटी क्या है, ये क्या है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं। पोलर तो होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन इतने भी पोलर नहीं होते, इनकी पोलैरिटी कम ही होती है, इसलिए इनको ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी सोल्यूबिलिटी कराने में। देखो ये जैसे नीचे एक लाइन लिखी हुई, इसको देखो, हेलो एल्केन्स टेंड टू डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। तो ऑर्गेनिक सोलवेंट में ज़्यादा डिजोल्व होना चाहिए, जबकि पोलर में नहीं होना चाहिए, इसी वजह से इनकी पोलैरिटी कम होती है एज कम्पेयर टू बाकी। बिकॉज द न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड सोलवेंट मोलिक्यूल्स हैव मच सेम स्ट्रेंथ। मतलब अगर ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ वो करेंगे तो उनकी आपस में सेम सी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, लेकिन अगर इसी को हम किसी H2O या वाटर के साथ सोल्यूबल करना चाहें तो ये मतलब पोलर तो होता है, ये स्लाइटली पोलर होता है कि X नेगेटिव और C पॉजिटिव, लेकिन इतना भी नहीं होता कि ये अपनी बॉन्डिंग ब्रेक करके जाके हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के इन्हीं जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं तो उनके साथ ये आराम से डिजोल्व हो जाते हैं। इसमें लाइक डिजोल्व लाइक वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक लास्ट आज का ये क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें ये एग्जांपल दिया गया है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, ऑर्डर में अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट में। अब देखो ये है ब्रोमोमीथेन, मतलब मीथेन के साथ सीधा एक ब्रोमीन लगा हुआ है। ये ब्रोमोफोम, मतलब ब्रोमीन के साथ 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं। क्लोरोमीथेन, मतलब क्लोरीन के साथ मीथेन लगा हुआ है। और ड्राई ब्रोमो तो इसमें देखो ब्रोमोफोम में 3 ब्रोमीन होंगे ना, तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, ब्रोमोफोम का यहाँ पे यह आ जाएगा सबसे ज़्यादा मेल्टिंग, फिर ये डाइब्रोमो वाला आ जाएगा, उसके बाद ब्रोमो वाला, फिर क्लोरो वाला। क्योंकि क्लोरीन से ज़्यादा तो ब्रोमीन का ही है ना, अलग अलग हेलोजन में हमने जो पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट है ब्रोमोफोम, ब्रोमोफोम फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर डाइब्रोमो, फिर ये ब्रोमो वाला, फिर क्लोरो, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे ज़्यादा तो ब्यूटेन वाले का ही हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा है। क्लोरोप्रोपेन में और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में मैं बता दूँ यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी क्लोराइड और यहाँ पे है प्राइमरी। तो मैंने बताया था प्राइमरी वाला ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो फर्स्ट तो मिल जाएगा ब्यूटेन वाले को, फिर इसको प्राइमरी वाले को, और फिर ये आइसोप्रोपाइल वाले को। तो इनका ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये। ठीक है, तो आज के लिए हमने प्रिपरेशन कर ली है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, सोल्यूबिलिटी वगैरह, हमने सारा हेलो एल्केन्स का, हेलो हेरिन्स का कवर कर लिया है। नेक्स्ट में हम कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, मतलब फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फॉर्मेशन इन्हीं कंपाउंड से, इनकी क्या क्या केमिकल रिएक्शन से कौन कौन से नए कंपाउंड ये फॉर्म कर सकते हैं, और कुछ मैकेनिज्म, कैरल्टी वगैरह, हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे रिएक्शंस की, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे एक चैप्टर को 3 वीडियोज़ में कवर करने का। तो ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ में बनाती नहीं हूँ क्योंकि टू द पॉइंट कंटेंट है, जो जो ज़रूरी बातें सिर्फ वही पढ़ाती हूँ, इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाती हूँ,
और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही चीज़ हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सीरीज़ पसंद आएगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ शेयर करिए मेरी वीडियो, लाइक करिए, और नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।